प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसङ्ग्रहसूत्राणां वृत्तिं भक्षे समासत जीवं जीवं दौ जिणवरवसहेण जेननिदेटं देवीन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहि जीव अजीव जिनवारे शबरी लोक में वे वंदे सुरवृंद से मंदन करूं कर जोर। गाथाओं का पाठ करेंगे। गाथा जो कल अपन ने बोली थी मैं एक बार बोल देती हूँ। 50 नंबर की गाथा है। नठ चदुखाई कम्मो दंसन सुगणान वीर्यमयीयो सुहदेहथो अप्पा शुद्धो हरिहो विचिंतिचो। बोलिए मनो। हाँ भारती आंटी क्या कह रहे हैं? मैं कह रही थी ना, मेरे को ये दो जरा सा एक बार आपको मैंने याद नहीं किया, पर मैं गलत नहीं प्रोनाउंसिएशन कर लो। आप रिकॉर्डिंग ऑन करती ऑफ करना तो कर दीजिए। नहीं कोई बात नहीं, बोलिए। बही ये आधा ब का मुझको प्रोनाउंसिएशन नहीं समझ में आता। बहिरंतर किरियारोहो भव कारण प्रणा सठम नानिसजम जिनुत्तम तम परमं सम्मचारितम। बहिरभ्यंतर क्रिया, वही बहिरभ्यंतर किरियारोहो दुविहंपि मोक्ष हेतुं झाड़े पाऊण बीजम मुनि नियमा तमहापयत चिता जीयम झाड़म सब समभ्सह। अच्छा ये म है, ये भ है। समभ, हाँ समभभ समभ्सह। ठीक है, समभ्सह। ठीक, थैंक यू। अपनी चर्चा 35वीं गाथा के संदर्भ में चल रही है। 35वीं गाथा का पाठ कर लेते हैं। वद समिधि गुत्तियो धम्मानुपेहा परिसहजोय चारित्तम बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय और अनेक प्रकार का चारित्र, ये सब क्या है? भाव संवर के भेद अथवा कहें तो संवर के कारण। इनके अंतर्गत अपनी चर्चा अनुप्रेक्षाओं की चल रही है और अनुप्रेक्षाओं के अंतर्गत भी लोकानुप्रेक्षा में मध्य लोक की रचना का वर्णन यहाँ अपना चल रहा है। इसमें लवण समुद्र, जम्बूद्वीप के बाद में जो लवण समुद्र है, उस लवण समुद्र की चर्चा यहाँ अपनी चल रही है। लवण समुद्र के अंतर्गत उस लवण समुद्र का आकार किस तरह का है वो हमने देखा, और उसके अंदर जो पाताल हैं, लवण समुद्र में जो पाताल हैं, वो पातालों की चर्चा की। इसके अलावा जो लवण समुद्र में अनेक प्रकार के पर्वत हैं, द्वीप हैं, उनकी चर्चा की। और जो विशेष अंतर्द्वीप लवण समुद्र में है, जहाँ पर कुभोग भूमियां हैं, कुमानुष जो जहाँ पर रहते हैं, ऐसी कुभोग भूमियों की चर्चा भी हमने की।
लवण समुद्र में कितनी कुभोग भूमियां हैं? नीलम भाभी। मुझको नहीं मालूम, मैंने कल से ही क्लास शुरू करी है, थोड़ा थोड़ा कल सुना था रात को मैंने, जो आपने पटल का बोलिए भेजा शिमला था ना। भाभी बोलिए। 48 कुभोग भूमि है लवण समुद्र में। 48 कुभोग भूमियां लवण समुद्र में। बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा था कोई 96 नहीं बोल दे, लेकिन अच्छा जवाब है। 48 कुभोग भूमियां वो लवण समुद्र में है, और वो कहाँ कहाँ है उसकी लोकेशन कल हमने देखी थी। और विशेष आप लोगों को और डिटेल में देखना हो तो वो मैंने आप लोगों को वीडियो की लिंक्स भेजी हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं। ये उसी में से के चित्र, ये देखिए, ये जो 4 बड़े गोले दिखाई दे रहे हैं तो पातालों के हैं, 4 पाताल बने हुए हैं। ये कुभोग भूमियों में ये हमने देखी थी। ये यहाँ चारों दिशाओं में 4, ये 100 योजन वाली हैं। फिर इसके बाद में ये विदिशाओं में, ये छोटा पीला गोला दिख रहा है, ये विदिशाओं में है, ये 55 योजन वाली हैं। फिर इसके बाद में अंतर दिशाओं में रेड कलर के जो दिख रहे हैं ये 8, ये अंतर दिशाओं में ये 50 योजन विस्तार वाली अंतरद्वीप हैं। और इसके बाद में ये हो गए 8 और 8 16, तो ये हो गए। इसके बाद में जो हमने देखे थे भरत क्षेत्र के विजयाट पर्वत के पार्श्व भाग में, तो ये समझ लीजिए भरत क्षेत्र का विजयाट पर्वत, इसके पार्श्व भाग में यहाँ गोला दिखाया है छोटा। इसी तरह इधर दोनों पार्श्व भागों में, इस साइड भी और इस साइड भी। और हिमवन पर्वत के पार्श्व भाग में, तो ये हिमवन पर्वत यहाँ होगा लगभग, इसके पार्श्व भाग में एक यहाँ और एक यहाँ। इस तरह से ये 4 कुभोग भूमियां यहाँ पर भरत क्षेत्र की तरफ, और इसी तरह से एरावत क्षेत्र वाला जो विजयाट पर्वत है उसके पार्श्व भाग में ये एक यहाँ पर गोला छोटा दिखाया है, ये 25 योजन विस्तार वाले हैं, ये यहाँ। और जो ये शिखरी पर्वत है एरावत क्षेत्र के पास में, उसके साइड्स में पार्श्व भाग में एक यहाँ पर ये छोटा बिंदु जैसा है और एक यहाँ पर। इस तरह से 4 और 4 8, ये 8 जो अंतरद्वीप हैं ये 25 योजन विस्तार वाले हैं, और 4 अंतरद्वीप सबसे बड़े 100 योजन विस्तार वाले, 4 जो विदिशाओं में है वो 55 योजन विस्तार वाले। इसके अलावा जो 8 अंतर दिशाओं में है वो 50 योजन विस्तार वाले, सब मिला के 24। ये जम्बू द्वीप के पास की तरफ, इसके भी दूरी अपन ने देखी थी, 500 योजन आगे जाने पर, 550 योजन आगे जाने पर और 600 योजन आगे जाने पर। इस तरह से ये इनकी लोकेशन है। और ऐसे के ऐसे ये जो बाहरी वेदी है लवण समुद्र की बाहरी वेदी, उससे भी उतनी ही अंदर आने पर 500 योजन, 550 योजन और 600 योजन अंदर आने पर, इस तरह से ये 24 ये बाहर की तरफ है और 24 अंदर की तरफ है। इस तरह से ये 48 कुभोग भूमियां लवण समुद्र के अंतर्गत हमने देखी थी। ये 48 कुभोग भूमियों में यहाँ कुमानुष रहते हैं। और कल हमने एक बात देखी थी, वो थोड़ा सा उसको करेक्ट करना है कि यहाँ पे जो है वो मर के भवनात्रिक में ही जाते हैं, तो मैक्सिमम अधिकांशतः वहाँ मिथ्या दृष्टि ही होते हैं और मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं, इस अपेक्षा कहा। लेकिन यदि वहां कोई सम्यक्त ग्रहण कर लेता है तो उसका निषेध नहीं है। यदि सम्यक्त ग्रहण कर लेते हैं तो कहाँ जाएंगे वहां से मर के? फिर सौधर्म और ईशान में, क्योंकि सम्यक दृष्टि यदि हो जाते हैं तो फिर भवनात्रिकों में जन्म नहीं होता है। तो सम्यक दर्शन का निषेध मैंने फिर और तिलोकसा तिलोपनत आदि और ग्रंथों में भी देखा था, तो ऐसा लिखा है उनमें कि यदि सम्यक दर्शन ग्रहण कर लेते हैं तो फिर वो सौधर्म ईशान स्वर्ग में जाते हैं। बाकी वो अपना अधिकांश समय ऐसा नीच भोग भोगते हुए, ये शब्द दिया है वहां पर, नीच भोग भोगते हुए वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यानी भोग तो भोग रहे हैं, जगन्य भोग भूमि है, लेकिन वो भोग कोई अच्छे स्टैंडर्ड के नहीं है। शरीर उनका ऐसा है नीच टाइप का, और वो जो भोग भी है वो इसी तरह के हैं। बोलिए भारती आंटी। कल आपने शायद बोला था कि वहाँ सम्यक दर्शन वहाँ नहीं मिल सकता है, ऐसा मेरे को ध्यान आ रहा है। उसी को करेक्ट करा है ना मैंने भी, कि कल अच्छा, हमने ये कहा था उसको हम्म। ठीक करना है। कल हमने ऐसा कहा था कि वो सम्यक दर्शन नहीं ले पाते हैं, लेकिन अधिकांशतः मिथ्या दृष्टि रहते हैं, पर फिर भी यदि कोई सम्यक दर्शन ले ले तो उसका निषेध नहीं है। बोलिए चमेली आंटी। ये जैसे अपन सुमेरु पर्वत से 500 योजन जाएंगे दूर, और इसमें
4 सुमेरु दिशाओं में पर्वत से जैसे अपन ये बताया ना, अभी चक्र जो बताया आपने, तो सुमेरु 4 दिशाओं में जो जाएंगे, सुमेरु पर्वत नहीं है ये, यहाँ सुमेरु पर्वत नहीं है, सुमेरु से नहीं जा रहे हैं, जम्बू द्वीप से जा रहे हैं। ये सुमेरु पर्वत नहीं, लवण समुद्र की सुमेरु के चर्चा बाहर चल रही से है। जम्मू के लवण समुद्र के भीतर से ऐसे 2 तरफ से जाएंगे ना। जम्बू द्वीप की तरफ से ये जो चित्र है ना, ये जम्बू द्वीप की तरफ से 500 योजन इधर आए, हाँ, और ये धातकी जम्बूद्वीप खंड की की तरफ तरफ से से। तो आए, और एक ये बाहर की तरफ से अंदर गए, लवण समुद्र से अंदर की तरफ गए, एक तो बाहर से, हाँ, और एक ये सुमेरु पर्वत से बाहर की तरफ आए 500 योजन। सुमेरु नहीं है, यही मैं बोल रही हूँ, ये जम्बू द्वीप है, ये सुमेरु पर्वत नहीं है। अच्छा, ये हाँ, जम्बू द्वीप से लवण समुद्र में आ रहे हैं, एक तो ये, और एक हाँ, इधर हाँ, धातकी खंड की तरफ से लवण समुद्र में आ रहे हैं। 2 किनारे होंगे ना समुद्र के, एक हाँ, जम्बू द्वीप की तरफ का, एक इधर धातकी खंड की तरफ का, तो ये चार जो ऐसे 2 4 किनारे। दिशाएं वाले हैं, वो तो 500 योजन पे हुआ। हाँ, 500 योजन। अच्छा, फिर विदिशाओं में 550 योजन पे हुआ। विदिशाओं वाले भी 500 योजन पे हैं, और ये जो अंतर दिशा वाले हैं ये 550 योजन पे हैं। अच्छा, और वो 600 योजन पे वो दूसरे हैं, विजयार्थ और वो अहमद वाले। हाँ, वो विजयार्थ वाले और वो सब 600 योजन है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है मैम। क्या बता रही थी मैं, भूल गई। इनमें ये जो अपन ने ये म्लेच्छों का ये देखा था, कुमानुषों का, इसमें से जो एको रुक वाले हैं, यानी एक टांग पर जो रहते हैं, वो तो रहते हैं गुफाओं में रहते हैं और मीठी मिट्टी खाते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी टाइप के वो कुमानुष थे, अलग अलग टाइप के जो हमने देखे थे, वो सब वृक्षों के नीचे रहते हैं, यानी इनको रहने को कोई अच्छे महल वहल बढ़िया मिल रहे हो, ऐसा भी नहीं है। वो एको रुक जो है, एक टांग पर रहने वाले, एक टांग वाले जो मनुष्य हैं, वो गुफाओं में रहते हैं अपनी पत्नी के, वो इसी तरह से युगलिया जन्मते हैं दोनों, यानी स्त्री पुरुष का इसी तरह का शरीर होता है, और वो गुफाओं में रहते हैं, मीठी मिट्टी खाते हैं, और जो बाकी सब हैं वो वृक्षों के नीचे रहते हैं, और वृक्षों के फल फूल आदि वो वहां पर खाते हैं। तो इस तरह का वो उनका नीच टाइप के ही भोग वो वहां पर भोगते हैं। इसके जो कारणों की चर्चा अपन ने कल की थी, उसमें कुछ एक कारण यहाँ त्रिलोकसार में और दिए हैं, मैं यहाँ से पढ़ के आपको दिखाती हूँ। देखिए, कुमनुष्य द्वीपों में कौन उत्पन्न होते हैं, उसके लिए 3 गाथाएं यहाँ पर त्रिलोकसार में दी है। ये त्रिलोकसार की पीडीएफ है। त्रिलोकसार की गाथा है 922, 23, 24। जो जीव जिनलिंग धारण कर मायाचारी करते हैं, ज्योतिष एवं मंत्रादि विद्याओं द्वारा आजीविका करते हैं, ये कल अपन ने पढ़ लिया था, इसी तरह के भाव थे। धन के इच्छुक हैं, 3 गारव एवं 4 संज्ञाओं से युक्त हैं, ये रस गारव, 7 गारव और रिद्धि गारव। इसकी चर्चा एक दिन अपन ने सामयिक के समय की थी। रस गारव यानी कुछ रस चाहते हैं, 7 गारव यानी साता का जिनको गौरव है, और रिद्धि का गारव का मतलब है गौरव मद, तो जिनको अपनी रिद्धियों का गौरव है, अपने साता के उदय का घमंड है, और किसी को अपने रस यानी उनको अच्छा भोजन वगैरह मिलता है उसका जिसको घमंड है। तो ऐसे 3 प्रकार के गारव और 4 संज्ञाएं। 4 संज्ञाएं कौन सी होती हैं? आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। ऐसी चारों संज्ञाओं से युक्त हैं। संज्ञाएं भी देखिए, सामान्य रूप से हम कहते हैं ये संज्ञाओं का उदय संसारी जीवों को कब होता है? निरंतर होता है कि कभी कभी होता है? पूर्णिमा आंटी। हमेशा रहता है। ये संज्ञाओं का उदय हमेशा रहता है, ये कथन सामान्य कथन है। वास्तव में हर समय संज्ञाओं का उदय नहीं होता है। मतलब संज्ञाओं का उदय यानी जब उस तत्संबंधी जो कर्म है, उस कर्म का तीव्र उदय या उदीर्णा सहित उदय जब होता है, तब वो संज्ञा कही जाती है। संज्ञा कब कही जाएगी? जैसे मैथुन संज्ञा या परिग्रह संज्ञा, वो संज्ञा कब कही जाएगी? वो भाव तो बना रहता है, जैसे सामान्य रूप से हम कहते हैं वो भाव है, लेकिन वो संज्ञा कब कही जाती है? कि जब उस तत्संबंधी तीव्र उदय या उसकी उदीर्णा साथ में हो, तब वो संज्ञा
कही जाती है। तो ये जो जीव है ये चारों प्रकार की जो संज्ञाएं हैं इनके उदय से सहित हैं। हम हर समय उसका उदय बना के रख सकते हैं। बोलिए आंटी। जैसे परिग्रह की संज्ञा बोलते ना एक इंद्रिय जीव की, तो फिर वो तो जड़ें हमेशा फैली रहती, धन के सब पास में जाती, उसी साइड में मुड़ती। और वो मैंने कहा ना, वो एक सामान्य रूप से हम कहते हैं कि हर समय उस संबंधी भाव बना रहता है, लेकिन वो संज्ञा एक्चुअल में करणान योग के हिसाब से संज्ञा कब कही जाएगी कि जब उसका तीव्र उदय या उदीर्णा सहित वाला उदय होता है, तब उसको कहते हैं। एक सामान्य कथन में हम कहते हैं क्योंकि वो संज्ञा है, सामान्य रूप से एक इंद्रियों को संज्ञाएं चारों बनी हुई है। उसका कार्य देखा जाता है ना अपन वैसा। हाँ, तो वो कार्य जब जब देखा जाएगा तब वो कहा जाएगा। और बहुत बार ऐसा होता है हम उसका कार्य बना के ही रखते हैं। देखो जैसे ध्यान के संबंध में भी ध्यान की गोष्ठी चली थी ना, तो हर समय आर्त ध्यान होता है क्या? नहीं। सुनी ना आपने? हर हाँ, समय नहीं होता है, लेकिन हम सामान्य कथन ऐसे ही कहते हैं ना कि संसारी जीवों को आर्त और ध्यान चल रहे हैं, वो एक चालू सामान्य रहता है। कथन है। ऐसे ही वो सामान्य कथन है। कांता आंटी क्या बोल रहे हैं आप? अनम्यूट करिए। पेज नंबर कौन सा है? ये तो इसमें नहीं है, मैंने आपको दिखाई है ना, इसी में से देखिए। आपके पास नहीं है ये किताब। अच्छा, देखिए, तो 3 गारव एवं 4 संज्ञाओं से युक्त है। गृहस्थों के विवाह आदि कार्य कराते हैं। ये कौन कराते हैं? जिन लिंग धारण कर, ये पहले ऊपर कह दिया, जो जीव जिन लिंग धारण कर, जिनलिंग धारण कर मतलब मुनि दशा जिन्होंने ग्रहण कर रखी है, बाहर में मुनिलिंग है, मुनि बने हुए हैं, और फिर ये काम करा रहे हैं कि विवाह आदि काम करा रहे हैं। सम्यक दर्शन के विराधक हैं, अपने दोषों की आलोचना नहीं करते, दूसरों को दोष लगाते हैं, जो मिथ्या दृष्टि पंचाग्नि तपते हैं, मौन छोड़कर आहार करते हैं। भोजन मौन से भोजन करना है, और जिन लिंग धारण कर रखा है, साधु के वेश में है और मौन छोड़कर आहार करते हैं। तथा जो दुर्भावना दुर्भावना अपवित्रता सूतक आदि से एवं पुष्पवती स्त्री के स्पर्श से युक्त तथा जाति संकर आदि दोषों से सहित होते हुए भी दान देते हैं। ये और इसमें विशेष बात कल उसमें नहीं आई थी अपने। दुर्भावना से सहित हैं, यानी दान तो दे रहे हैं लेकिन खोटी भावना है, कुछ खोटा अभिप्राय है। अपवित्रता के दिनों में दान दे रहे हैं, अपवित्रता सहित, अपवित्रता के दिन है वो तो एक अलग बात है, और अपवित्र दशा में अलग अलग तरह से शुद्धि थे, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि, ये 4 प्रकार की शुद्धियां बोलते हैं नवदा भक्ति में। तो ये ऊपर जो कहा कि दुर्भावना, इसमें मन की शुद्धि नहीं है, और बाकी जो अपवित्रता ली इसमें काया की, शरीर से जो शारीरिक शुद्धि होनी चाहिए, वस्त्र आदि की जो शुद्धि होनी चाहिए, चौके की जो शुद्धि होनी चाहिए, आहार जल में जो शुद्धि होनी चाहिए, वो प्रॉपर नहीं है। अशुद्धि सहित, अपवित्रता सहित, सूतक आदि, सूतक लगा हुआ है, सावर सूतक कुछ है, ऐसे समय में दान दे रहे हैं। तो सूतक आदि से एवं पुष्पवती स्त्री के स्पर्श से युक्त, यानी जो स्त्री रजस्वला है, रजस्वला स्त्री खुद आहार दे, दान दे, या उससे टच हुआ हुआ, उससे छुआ हुआ वस्तु है या व्यक्ति है जो दान दे रहा है, यानी ये शुद्धियों का ध्यान क्यों रखा जाता है। यहाँ ये बता रहे हैं कि हम, ये कुछ लोग नहीं मानते कि ये तो पुराने जमाने की बातें हैं, बैकवर्ड हैं, ये शुद्धि का ध्यान क्यों। तो यदि ये शुद्धि का ध्यान नहीं रखते हैं और फिर यदि हम आहार दान आदि कार्य कर रहे हैं, तो ये दोष कि कुपा मतलब कुभोग भूमि का कारण हो सकता है। अभी आजकल घरों में, मतलब वैसे अपने यहाँ अभी अपनी इस क्लास में तो इस तरह के कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्रकरण है। तो घरों में आजकल बहुत लोग तो किचन का ही नहीं पालते हैं, किचन में भी सब काम करते हैं, और अगर किचन का पालते हैं तो बिस्तरों का इनका तो कोई करता ही नहीं है। वहीं सोफा है, पलंग है, जो भी गद्दे बिस्तर है, सब उस पे बैठ, मतलब अब वो आपके छू गए, और फिर दूसरे व्यक्ति जो आ रहे हैं घर में वो भी सब उसमें छू रहे हैं, फिर वो किचन में भी काम कर रहे हैं, फिर वो मंदिर भी जा रहे हैं, फिर वो पुस्तकों को भी छू रहे हैं। ये पुष्पवती स्त्री के संसर्ग से युक्त जो शब्द दिया ना, उसमें खुद ने तो नहीं काम किया, लेकिन ये सब तो छू दिया ना,
तो वो सब एक बराबर हो गया। तो ऐसा ये यानी शुद्धि का ध्यान रखना क्या आवश्यक है। यदि हम शुद्धि का ध्यान नहीं रखते हैं तो हम मुनिराज को चौका लगाने लायक मतलब आहार देने योग्य हमारा घर नहीं है, यदि हम शुद्धि का ध्यान नहीं रखते हैं। तो ये यहाँ ये जो बात कही है, बहुत ज्यादा तो मुझे नहीं बोलना है, लेकिन ये इस सब का ये दोष का कारण बनता है। तो दुर्भावना, अपवित्रता, सूतक आदि से एवं पुष्पवती स्त्री के स्पर्श से युक्त तथा जाति संकर आदि दोषों से सहित होते हुए भी, ये जाति संकर क्या है? जाति संकर आदि दोषों से सहित का मतलब है कि अंतर जाति विवाह हुआ है, जैन थी लड़की और दूसरे जाति में शादी कर ली है, अब वो मुनिराज को आहार दान देने योग्य नहीं है। या इसमें और मतलब थोड़ा वो मुझे इतना वो नहीं है, लेकिन अगर अजैनी लड़की जैनों के घर में आती है तब तो वो तो जैन बन गई है, लेकिन वो भी उच्च कुल की है, तो वो तो जैन बन गई है। लेकिन यदि जैनी लड़की दूसरी जाति में विवाह करती है तो लड़कियों का गोत्र बदल जाता है, तो अब वो जैन नहीं रही है, तो वो उस हिसाब से वो अंतर जाति जाति संकर जो हुआ ना, तो वो आहार दान आदि देने के योग्य नहीं है। तो ये सब भी विचार यानी हमें करना चाहिए, और यदि हमारे घर में कुछ इस तरह के प्रसंग बन रहे हो तो ये हम उनको बता सकते हैं ये बात। जाति संकर आदि दोषों से सहित होते हुए भी दान देते हैं, और जो कुपात्रों को दान देते हैं वे जीव मरकर कुमनुष्यों में उत्पन्न होते हैं। देखिए और बताया है इसमें, जो लोग तीव्र अभिमान से, आगे वाली गाथाएं, ये गाथाएं यहाँ की दी हैं तिलोय पन्नति की, तिलोय पन्नति के रेफरेंस से दी हैं। जो लोग तीव्र अभिमान से गर्वित होकर सम्यक और तप से युक्त साधुओं का किंचित भी अपमान करते हैं, जो दिगंबर साधुओं की निंदा करते हैं, जो पापी संयम तप व प्रतिमा योग से रहित होकर मायाचार में रत रहते हैं, जो रिद्धि रस और सात इन तीन गार्वों से महान होते हुए मोह को प्राप्त हैं, स्थूल व सूक्ष्म दोषों की आलोचना गुरुजनों के समीप नहीं करते हैं, जो गुरु के साथ स्वाध्याय व वंदना कर्म को नहीं करते हैं, जो दुराचारी मुनि संघ को छोड़कर एकाकी रहते हैं, और जो कोश के कारण सबसे कलह करते हैं, कोश नहीं क्लेश के कारण सबसे कलह करते हैं, जो अनंत तथा साधुओं की भक्ति नहीं करते, जो चतुर्वर्ण्य संघ के विषय में वात्सल्य भाव से विहीन होते हैं, जो जिनलिंग के धारी होकर हर्ष पूर्वक स्वर्णादि ग्रहण करते हैं, संयमी के वेश में कन्या विवाह आदि करते हैं, जो मौन के बिना भोजन करते हैं, घोर पाप में संलग्न रहते हैं, अनंतानुबंधी चतुष्टय में से किसी एक के उदय होने से सम्यक्त्व को नष्ट करते हैं, वे मृत्यु को प्राप्त होकर विषम परिपाक वाले पाप कर्मों के फल से समुद्र के इन द्वीपों में कुत्सित रूप से युक्त कुमानुष उत्पन्न होते हैं। इस तरह से ये कुमानुषों में उत्पन्न होने के कारण, मुख्य कारण सम्यक्त्व की विराधना और जिन लिंग का अपमान, जिन लिंग धारण करके उस जिन लिंग की जो महिमा थी, उसका जो गौरव था, उसको नष्ट किया और उसमें खोटे काम किए, उसका फल ये सब कुमानुषों में उत्पन्न होना ये बताया गया है। अभी देखिए लवण समुद्र की संबंध में अंतिम चर्चा अपने को ये करनी है कि लवण समुद्र में 4 सूर्य और 4 चंद्रमा है। जम्बूद्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा है। हमको ज्योतिष लोक का वर्णन नहीं करना, हमको बहुत ज्यादा उसकी, क्योंकि अभी ज्योतिष लोक का प्रकरण नहीं है, लेकिन लवण समुद्र की क्योंकि चर्चा है, और लवण समुद्र के में 4 सूर्य और 4 चंद्रमा है, तो उनका जो विधि थोड़े बहुत तो अपने को नॉलेज है ही, कि जो सूर्य चंद्रमा है उनका गमन का क्षेत्र होता है, उनका संचार क्षेत्र कहें, चार क्षेत्र कहें, वीथी कहें, वो उनकी वीथियां हैं। तो जो जम्बूद्वीप के सूर्य और चंद्र हैं, उनकी जो वीथी है, पहली वीथी, वो कहाँ से शुरू होती है? जैसे
ये तो लवण समुद्र और ये जम्बू द्वीप। ये सुमेरु पर्वत। तो जम्बू द्वीप के जो सूर्य चंद्र का गमन क्षेत्र है वो जम्बू द्वीप की जो बाउंड्री वॉल है, इस बाउंड्री वॉल से 180 योजन अंदर की तरफ चलेंगे, तब ये पहली वीथी आएगी। जम्बू द्वीप में कितने सूर्य कितने चंद्रमा हैं? 2 सूर्य और 2 चंद्रमा हैं। तो 2 सूर्य और 2 चंद्रमा के लिए जो गमन का क्षेत्र है वो उनका एक ही है। दो यानी दोनों सूर्य एक ही, ये एक वीथी, एक राउंड वो है। तो एक सूर्य यहाँ और एक सूर्य उसके सामने, एक चंद्रमा यहाँ और एक चंद्रमा उसके सामने। इस तरह से आमने सामने 2 चंद्रमा है तो आमने सामने जिस भी जगह होंगे वो आमने सामने रहेंगे। सूर्य भी जिस भी जगह होंगे वो आमने सामने रहेंगे। तो जो उनकी पहली गली है जम्बू द्वीप में, वो पहली गली किस जगह से है? ये सुमेरु पर्वत के पास नहीं है, सुमेरु पर्वत से इतना दूर, यानी जम्बू द्वीप की बाउंड्री वॉल से 180 योजन पहले ये पहली गली है। और उसके बाद में आगे की गलियां यहाँ हैं, और उसके बाद में जो लास्ट गली है वो कहाँ आती है? वो आती है लवण समुद्र के ऊपर 330 योजन। लवण समुद्र के ऊपर 330 योजन, लवण समुद्र में आगे जाएंगे तो उसके ऊपर, लवण समुद्र के अंदर पानी में नहीं, ये तो ऊपर है ना 800 योजन पे सूर्य, 880 योजन पे चंद्रमा। लेकिन वो जो उसकी गली आएगी वो कहाँ आती है? लवण समुद्र की तरफ। तो जम्बू द्वीप के सूर्य और चंद्रमा वो जम्बू द्वीप में भी घूमते हैं और घूमते घूमते लवण समुद्र में भी पहुंच जाते हैं। उनका जो संचार क्षेत्र है, उनका जो गमन का एरिया है, वो जम्बू द्वीप के साथ साथ में लवण समुद्र को भी कवर करता है, क्योंकि स्टार्ट ही यहाँ से हो रहा है, यहाँ से तो स्टार्ट हो नहीं रहा है। 510 योजन का टोटल उनका गमन का एरिया है, तो जो पहला स्टार्ट हो रहा है वो ही इतना दूर से हो रहा है, तो वो लवण समुद्र के ऊपर भी उनका गमन का क्षेत्र आता है। ये तो है जम्बू द्वीप के सूर्य चंद्रमा की बात। इतना तो अपने को पता ही है कि चित्रा पृथ्वी से सूर्य कितना ऊपर है, आकाश मतलब आकाश जिसे अपन बोलते हैं, कितना ऊपर है? 800 योजन ऊपर सूर्य है, और 880 योजन ऊपर, सूर्य से 80 योजन और ऊपर वो चंद्रमा है। तो ये आकाश में ऊपर गमन करते रहते हैं। ये जम्बू द्वीप की हो गई। अब लवण समुद्र में, ये तो जम्बू द्वीप के हो गए। लवण समुद्र के जो सूर्य चंद्रमा है, लवण समुद्र के सूर्य चंद्रमा वो कितने हैं? लवण समुद्र में है 4 सूर्य और 4 चंद्रमा। उनका गमन क्षेत्र कहाँ आएगा? आधा जम्बू द्वीप में या आधा धातकी खंड में, ऐसा है क्या? ये ऐसा नहीं है। लवण समुद्र के सूर्य और चंद्रमा का जो जितना भी गमन क्षेत्र है वो लवण समुद्र में ही आएगा, बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। अब ये इनकी जो गमन की गलियां हैं, अपन इसी को जम्बूद्वीप मान लेते हैं। समझ लीजिए ये तो है जम्बूद्वीप। अभी लवण समुद्र में जो सूर्य चंद्र की गमन की गलियां हैं वो किस जगह है? कि जम्बूद्वीप की बाउंड्री वॉल, ये जम्बूद्वीप है समझ लीजिए, इसकी बाउंड्री वॉल से कितना आगे जाएंगे? एक बात और, ये यहाँ पे 2 सूर्य और 2 चंद्रमा की कितनी थी गली? 2 सूर्य और 2 चंद्रमा एक ही मार्ग में गमन कर रहे हैं, चंद्रमा नहीं है। अभी सूर्य की एक ही शब्द बोलते हैं अपन, वो 4 शब्द बोलने से गड़बड़ होता है। सूर्य की बात करते हैं। 2 सूर्य है जम्बूद्वीप में, ये 2 सूर्यों के लिए रास्ता कितना है? जो गमन है, संचार क्षेत्र है, वो एक ही है। 2 सूर्य का संचार क्षेत्र एक ही है, 2 अलग अलग नहीं है। इसी गली पर, इसी सर्किल पर ये वाला सूर्य भी चल रहा है और ये वाला भी चल रहा है, आमने सामने रहते हैं ना दोनों, तो एक ही है। 2 सूर्य का संचार क्षेत्र एक है। तो 4 सूर्य है लवण समुद्र में, उनका संचार क्षेत्र कितना होगा? 2, 4 नहीं होंगे। ठीक है, लवण समुद्र में 4 सूर्य हैं, तो कैसे होंगे 4 सूर्य? कि 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, इस तरह से। इसको और छोटा कर देते हैं। ये जम्बूद्वीप। अब लवण समुद्र के सूर्य हैं, तो समझ लीजिए एक यहाँ, एक यहाँ, फिर एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरह से ये 4 होंगे।
तो जम्बू द्वीप की बाउंड्री वॉल से कितनी आगे जाने पर ये पहली इनका संचार क्षेत्र आएगा, और जो लास्ट वाला संचार क्षेत्र इस वाले सूर्य का आएगा वो दूसरी बाहर वाली वेदी से कितना आगे जाने पर आएगा। तो जम्बू द्वीप की बाउंड्री वॉल से 49,999 49,999.60 इतने योजन आगे जाने पर जम्बू द्वीप की बाउंड्री वॉल से, ये सब क्या कि वहां तिलोकसार में उसकी पूरी कैलकुलेशन बताई है। हम अगर ग्रंथ पढ़ेंगे, मैं सोच रही थी आपको पढ़ के इसमें से दिखाऊं, लेकिन उसमें डायरेक्ट आंसर नहीं है, उसमें बहुत क्या कहें एक्सरसाइज कराई है, कितना क्या क्या, और फिर वो थोड़ी सी पीडीएफ भी प्रिंट थोड़ा ऐसा है, बहुत अच्छा क्लियर नहीं है। तो ये अपने को सीधा आंसर है, मतलब कि जम्बू द्वीप की बाउंड्री वॉल से कितना आगे जाएंगे, तो ये पहले जो लवण समुद्र के एक सूर्य का जो वीथी है वो आएगी जम्बू द्वीप की वेदी से 49,999 लगभग, इसको छोड़ दें अपन, योजन आगे जाने पर। ये क्यों बता रही हूं मैं, हमको ये देखना है कि जम्बू द्वीप के सूर्य और जम्बू द्वीप में जो पानी का लेवल है, तो जम्बू द्वीप में जो पानी का लेवल है और वहां पर वो जो सूर्य इस जगह पर आएगा, तो वो पानी के अंदर रहेगा कि ऊपर रहेगा, इसलिए हमको ये देखना है। तो जो पहला जम्बू द्वीप का ये जो सूर्य आएगा, ये है 49,999 योजन दूर, और इसके जल का स्तर इस जगह 49,999 योजन पर लवण समुद्र का जल मिनिमम भी रहेगा, तो कितना रहेगा, सूर्य है 800 योजन की ऊंचाई पर, ठीक है। सूर्य तो सब जगह पूरे मध्य लोक में जहां जहां भी सूर्य हैं वो 800 योजन की हाइट पर ही है। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? कुछ लोगों की गर्दन हिल रही है, कुछ लोगों के चेहरे अटक गए हैं जैसे, तो समझ नहीं आ रहा है। देखो सूर्य की हाइट कितनी है मध्य लोक में, जितने भी सूर्य हैं वो 800 योजन की हाइट पर ही है, चाहे जम्बू द्वीप में हो, चाहे लवण समुद्र में हो, चाहे दातकी में हो, चाहे आगे असंख्या द्वीप समुद्रों में जहां भी हो, 800 योजन की हाइट पर है। अब हमको ये देखना है लवण समुद्र में जो पानी है, लवण समुद्र में पानी मैक्सिमम कितना ऊपर जा रहा है, मैक्सिमम तो 16,000 योजन ऊपर जा रहा है ना। 16,000 योजन ऊपर जा रहा है, वो तो 95,000 योजन आगे पर जाने पर जा रहा है, तो 95,000 योजन आगे जाने पर जा रहा है ना। अपने को 95,000 नहीं जाना, अपने को तो जाना है 49,999 योजन। तो 49,999 योजन पर वो पानी कितना ऊंचा होगा, 800 योजन होगा कि 800 से ज्यादा होगा। तो यहाँ सीधा हम आपको मतलब अपन हिसाब किताब नाप तोल नहीं कर रहे, लेकिन वो 800 से ज्यादा, लगभग 8,000, लगभग 7,000 और समथिंग, इतना योजन ऊंचा वो जल का स्तर है वहां पर। एग्जैक्ट अभी मैं बता दूंगी आपको। तो इतना ऊंचा है, सूर्य है 800 योजन की ऊंचाई पर और पानी है 8,000, लगभग अभी अपन लेके चल रहे हैं, लगभग 8,000 योजन ऊंचा पानी है। ये लवण समुद्र के जल का स्तर, इस जगह है सूर्य और पानी है यहाँ तक, तो सूर्य का क्या होगा, वो सूर्य और चंद्रमा 880 पर है, इस जगह चंद्रमा है, और सारे तारे वारे जितने भी नक्षत्र हैं वो सब 900 योजन तक ही है ना। 790 से लेके 900 योजन तक पूरा ज्योतिष मंडल है, और ये पानी 8,000 योजन की ऊंचाई पे पहुंच रहा है। तो सारा का सारा ज्योतिष लोक, लवण समुद्र का जितना भी है, वो सब कहाँ है, वो पानी में डूबा हुआ है। पानी में डूबा हुआ है तो फिर क्या होता है सब भीग जाते होंगे देव वगैरह। ऐसा कुछ नहीं है, कृत्रिम रचनाएं हैं, सब वज्र के उनके बने हुए होते हैं। ना तो उन विमानों को कोई प्रॉब्लम होती है, ना समुद्र में कोई प्रॉब्लम होती है। फिर वहां समुद्र में रोशनी कैसे होती होगी, वो तो पानी के अंदर डूबा है सूरज, तो वहां उजाला उजाला कैसे होता है कि वहां लवण समुद्र में जहां भी जो भी अंतरद्वीप वगैरह हैं सब, हमने देखा था कि व्यंतर देवों के नगर वगैरह वहां बने हुए हैं, तो वह सब रत्नों का प्रकाश, और जो अंतरद्वीप वगैरह है कुभोग भूमिया, वहां जगन्य भोग भूमि है, तो वहां कल्प वृक्षों का प्रकाश रहता है, और बाकी समुद्र में प्रकाश की ऐसा कोई जरूरत है नहीं, जहां भी है वहां सब देवों के निवास हैं, इसलिए वो प्रकाश वगैरह की प्रॉब्लम होती नहीं है। और ज्योतिष जो विमान है उनमें जो अकृत्रिम जिनालय हैं सूर्य चंद्र के बिंब में, तारा वगैरह में, सब में अकृत्रिम जिनालय हैं,
तो उनको भी कोई उससे पानी से बाधा नहीं होती है। लेकिन हमको मतलब एक ये हम ऐसा विचार भी नहीं कर पाते हैं कि वो जो सूर्य चंद्रमा है वो पानी में डूबे होंगे, लवण समुद्र में जो सूर्य चंद्रमा है और वो पानी में डूबे होंगे। और एक टाइम ऐसा आता है जब लवण समुद्र में 4 की जगह 6 सूर्य और 6 चंद्रमा हो जाते हैं। कब हो जाएंगे? जब ये जम्बू द्वीप वाले भी बाहर पहुंचेंगे, लवण समुद्र में है ना उनकी गलियां, तो 2 तो यानी 4 तो जम्बू द्वीप के हैं, सॉरी लवण समुद्र के हैं ही, और 2 ये जम्बू द्वीप वाले और हो जाएंगे। तो लवण समुद्र में 6 सूर्य और 6 चंद्रमा, मतलब एक समय एक कंडीशन जब बाहर में वो सूर्य होता है वो ऐसी भी आती है। अब आप ये लिख लीजिए, लिखना हो तो, कि सूर्य चंद्रमा लवण समुद्र के जल से लवण समुद्र का जो सूर्य है वो जल के 7,678 7678.92 ये तो सारी क्या कैलकुलेशन करनी पड़ती है, डायरेक्ट ऐसे आंसर निकाल के दिया नहीं है शास्त्रों में। 7678.92 योजन ये जल के अंदर है, इतना जल के अंदर है। कौन है ये? सूर्य। लवण समुद्र का, लवण समुद्र का सूर्य 7,678 योजन लगभग, वो उतना जल में डूबा हुआ है। ठीक है। और जो चंद्रमा है, चंद्रमा है वो 7,596 7596.56 7,596.56 योजन, इतना वो जल के अंदर डूबा हुआ है चंद्र। अब एक प्रश्न आप लोगों के लिए है, अभी अपना समय हो गया, आंसर कल आप लोगों से पूछूंगी। जो जम्बू द्वीप वाला सूर्य लवण समुद्र की तरफ जाएगा वो पानी में डूबेगा या नहीं डूबेगा? क्या है प्रश्न? जम्बू द्वीप का सूर्य, अभी जवाब नहीं चाहिए, कल ही पूछूंगी। जम्बू द्वीप का सूर्य या चंद्रमा वो जब लवण समुद्र के ऊपर जाएगा तो वो पानी में डूबेगा या नहीं डूबेगा? ठीक है, ये आपको कल सोच के आना है। बोलिए भारती आंटी। नहीं, आपने बोला ना कि एक समय में लवण समुद्र में 6 सूर्य हो जाएंगे, तो फिर वही जम्बू द्वीप का सूर्य, आपने अभी ये क्वेश्चन पूछ लिया, मैं यही पूछ रही थी। लवण समुद्र में 6 हो जाएंगे, लवण समुद्र में 6 हो जाएंगे, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सारे पानी में डूबे होंगे या नहीं होंगे, मतलब लवण समुद्र के ऊपर 6 हो जाएंगे, लवण समुद्र के एरिया में 6 हो जाएंगे। अब वो डूबेंगे या नहीं डूबेंगे? यही क्वेश्चन कर रही थी कि अगर वो जब लवण समुद्र में वो अगर सूर्य हमारे चले गए जम्बू द्वीप वाले और वो पानी में डूब गए तो हम लोग यहाँ प्रकाश कहाँ से आएगा? ये इस बात से क्वेश्चन यही पूछना चाह रही थी। तो आपने ये अब वो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, अब आप लोग थोड़ा सा विचार करना, कल तक के लिए अपन थोड़ा सस्पेंस रखते हैं, कुछ हमारा भी दिमाग चले। और ऐसा नहीं हो कि सब चेहरा यूं करके बैठ जाए कि हमने तो सोचा ही नहीं। आंसर आए नहीं आए, गलत आए सही आए, वो एक अलग बात है, लेकिन विचार थोड़ा सा हम करें जरूर, ताकि हम कुछ तो हमारा उपयोग इसमें लगा रहे। इसके लिए विचार करके आना आप लोग, थोड़ा सा दिमाग लगा के देखना डूबेंगे या नहीं डूबेंगे। हाँ, अभी जवाब मुझे मत बताइएगा, प्रश्न है तो पूछिए। बोलिए पूर्णिमा आंटी। लवण समुद्र में तो कल्प वृक्ष नहीं होते ना, उधर कुभोग भूमियों में? कुभोग भूमि में तो होते ना, जगन्य भोग भूमियां हैं तो कल्प वृक्ष तो होते हैं। तो फिर उनको तो सूर्य चंद्र को उजाले की जरूरत ही नहीं है उधर। हाँ, नहीं है जरूरत। कल्प वृक्ष का ही उजाला हो रहा है ना। हाँ। डूबे हुए सूर्यों का क्या प्रयोजन वहां पर?
हाँ, वो डूबे हैं तो है, डूबो चाहे बिना डूबो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कि कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बोलिए ज्योति जी। दीदी मेरा पता नहीं, मैं आंसर उससे नहीं लूंगी, पर मेरा क्वेश्चन यही था कि जम्बू द्वीप की जो बाउंड्री है वहां पे लवण समुद्र के पानी का हाइट कितनी है? अब वो आप थोड़ा सा देख लेना, थोड़ा विचार करना, थोड़ा आप तो वैसे भी मैथ्स वाले हो तो आप हिसाब लगा लेना कि जब 95,000 योजन ऊपर जाने पर, आगे जाने पर वहां 11,000 की है मिनिमम, तो आप हाँ। थोड़ा सा एक एक प्रदेश पर बताया था ना मैंने आपको, एक प्रदेश आगे जाने पर 95, एक अंगुल आगे जाने पर 95 प्रदेश, क्या बताया था देखो मैंने आपको, वो हिसाब है उसका। आप तो कर सकते हो, 1 मिनट भी नहीं दिख रहे हैं, नहीं वो भी आप लोगों को तो ऐसा इंटरेस्ट है। देखिए एक 95 प्रदेश आगे जाने पर एक प्रदेश उसकी गहराई आगे बढ़ती है पानी की, 95 प्रदेश आगे जाते हैं तो एक प्रदेश पानी की गहराई बढ़ती है, इस हिसाब से देख लेना। मतलब चलिए, प्रदेश यहाँ क्या लेंगे दीदी? प्रदेश मतलब प्रदेश मतलब प्रदेश, आकाश के प्रदेश, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन हुआ है। आप तो वैसे ही वर्बली ही थोड़ा सा अंदाज लगा लेना, थोड़ा सा वर्बली ही ऐसा ही मोटा मोटा ही, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। चलिए अभी अपना समय हो गया, यही पूरा करते हैं। जय श्री राम।